नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे कि डल झील किनारे योग दिवस मनाएंगे प्रधानमंत्री मोदी। आतंकी हमलों के बीच बड़ा संदेश, तीसरे कार्यकाल में पहला दौरा। दूसरी बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे कि सेना को मिली बड़ी कामयाबी, 4 आतंकी हमलों का मास्टरमाइंड जैस कमांडर रिहान साथी। तीसरी बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे कि मोदी की कोर कमेटी में कोई बदलाव नहीं, डोभाल ही होंगे एनएसए चीफ, पीके मिश्रा बने रहेंगे प्रधानमंत्री के सचिव। चौथी बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे रिलायंस जियो भारत में लॉन्च करेगी सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस, सरकार से मिली मंजूरी, एलन मस्क का टूटा सपना। पांचवी बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे सेना को मिला पहला स्वदेशी आत्मघाती ड्रोन, दुश्मन के घर में घुसकर होगी एयर स्ट्राइक। दोस्तों, इस प्रकार की कई खबरों को बताएंगे विस्तार से, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी देश की सेना पर पूरा भरोसा और आप ऐसा मानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश की रक्षा प्रणाली हो रही है मजबूत, तो वीडियो ही जलाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद जय भारत। बड़ी खबर की तरफ, डल झील किनारे योग दिवस मनाएंगे प्रधानमंत्री मोदी। आतंकी हमलों के बीच बड़ा संदेश, तीसरे कार्यकाल में पहला दौरा। जी हां दोस्तों, हम आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में बीते करीब एक सप्ताह से आतंकवादी हमलों की संख्या बढ़ गई है। वैष्णो देवी के पास तीर्थ यात्रियों से भरी बस पर हमला हुआ, तो उसके बाद 3 और अटैक हुए थे। इन आतंकी हमलों के बाद हालात की समीक्षा को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाई लेवल मीटिंग भी की थी। इस बीच खबर है कि 21 जून यानी योग दिवस के मौके पर वह श्रीनगर में डल झील के किनारे आयोजित में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री के तौर पर अपना तीसरा कार्यकाल शुरू होने के बाद नरेंद्र मोदी का यह पहला कश्मीर दौरा होगा। अब तक प्रधानमंत्री मोदी के विजिट, सूत्रों का कहना है कि डल झील के किनारे आयोजन की तैयारियां होने लगी। अधिकारी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर आयोजन के इंतजाम तक में जुटे हुए हैं। डल झील के पास ही बने इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में प्रधानमंत्री आयोजन के मुख्य अतिथि होंगे। एक अधिकारी ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 20 जून की शाम को ही श्रीनगर पहुंचेंगे। इसके बाद वह 21 तारीख को सुबह योग दिवस के कार्यक्रम में शामिल होंगे। हमें उम्मीद है कि इसमें सैकड़ों लोग शामिल होंगे। प्रधानमंत्री की मौजूदगी के चलते हाई प्रोफाइल इवेंट है, जिसकी तैयारियां शुरू हो चुकी है। सप्ताह एसपीजी की टीम श्रीनगर पहुंचेगी और इलाके की सुरक्षा व्यवस्था चेक की जाएगी। एलजी मनोज सिन्हा ने प्रशासन को सुरक्षा व्यवस्था चौक चौबंद रखने का आदेश दिया है। तो अगर आप भी ऐसा मानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी इस योग दिवस पर दे सकते हैं आतंकियों को कड़ा संदेश, तो वीडियो ही जलाकर कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। अगली बड़ी खबर की तरफ, सेना को मिली बड़ी कामयाबी, 4 आतंकी हमलों का मास्टरमाइंड जैस कमांडर रिहान साथी समय ढेर। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले में अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। एक गाँव में मुठभेड़ के दौरान जैस का कमांडर रिहान और उसका साथी मारा गया है। सूत्रों के मुताबिक ये दोनों आतंकवादी पाकिस्तान सेना के संपर्क में थे। जैस कमांडर रिहान के अलावा उसका निजी सुरक्षा अधिकारी मारा गया। सूत्रों के मुताबिक जो वेपन और उपकरण इन कर्नों यूज करते हैं, इन आतंकियों के पास सुरक्षा बलों की फ्रीक्वेंसी सैटेलाइट कम्युनिकेशन डिवाइस वाली M4 राइफल और नाइट स्कोप मिला है। इन डिवाइस का इस्तेमाल पाकिस्तान की सेना, नौसेना और वायुसेना करते हैं। सेना के अधिकारियों को संदेह है कि रिहान और उसका साथी पाकिस्तानी सेना के संपर्क में थे। सूत्रों के मुताबिक मीटिंगों में भारत में आतंकी हमले तेज करने और सेना को कैसे नुकसान पहुंचाना, इसको लेकर रणनीति बनाई गई है। वहीं राजौरी के नासोड़ा सेक्टर में 2 संदिग्ध देखे जाने की सूचना के बाद सेना ने सर्च ऑपरेशन शुरू किया था। इलाके की घेराबंदी के बाद तलाश जारी है। वहीं रावलकोट की खुफिया रिपोर्ट मिलने के बाद सुरक्षा बलों का हाई अलर्ट पर रखा गया है। पूछा राजौरी जिलों पर विशेष सेना, जहाँ पिछले 2 साल में आतंकी हमले बढ़े हैं। दोस्तों, अगर आपको भी भारत की सेना पर पूरा विश्वास, तो वीडियो जलाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद जय भारत। करते अगली बड़ी खबर की तरफ, मोदी के कोर कमेटी में कोई बदलाव नहीं, डोभाल ही होंगे एनएसए चीफ, पीके मिश्रा बने रहेंगे सचिव। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता दें कि तीसरे कार्यकाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कोर टीम में कोई बदलाव नहीं होने जा रहा है। एक तरफ लगातार तीसरी बार अजीत डोभाल ही एनएसए चीफ बनने जा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ पीके मिश्रा पीएम के प्रधान सचिव की भूमिका निभाने जा रहे हैं। जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम पद संभाला, इन दोनों लगातार न सिर्फ उनका साथ दिया बल्कि देश के कई फैसलों में अहम भूमिका भी निभाई। समझने वाली बात यह है कि एनएसए का पद संवैधानिक होता है और पीएम का सबसे विश्वसनीय भी इन्हें माना जाता है। इन्हें कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया जाता है और हर अहम बैठक में इनकी उपस्थिति रहती है। बात चाहे सुरक्षा से जुड़ी हो या फिर रणनीतिक लिहाज से अहम मुद्दा हो, पीएम हमेशा एनएसए की सलाह लेता है। दूसरी तरफ पीके मिश्रा भी प्रधानमंत्री मोदी को हर मामले में जरूरी सलाह देते हैं। डोभाल की बात करें तो उन्होंने एनएसए बनने से पहले भारत के लिए सीक्रेट ऑपरेशन में काम किया। बात चाहे इराक में भारतीय नर्सों को सुरक्षित बाहर निकालने की हो या फिर नागालैंड में सेना की कार्रवाई, डोभाल ने ही रणनीति से लेकर दूसरे तमाम फैसले लिए और देश को बड़ी सफलता दिलवाई। आप ऐसा मानते हैं प्रधानमंत्री
दोस्तों अगर आपको भी प्रधानमंत्री मोदी पर पूरा विश्वास तो वीडियो लाइक और कमेंट अपनी राय जरूर बताइए। रुकते अगली बड़ी खबर की तरफ। रिलायंस जियो भारत में लॉन्च करेगी सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस, सरकार से मिली मंजूरी, एलन मस्क का टूटा सपना। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता दें कि मुकेश अंबानी की रिलायंस जियो जल्दी भारत में सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस लॉन्च करने वाली है। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक जियो ने लक्समबर्ग की कंपनी SES के साथ मिलकर देश में गीगाबाइट स्पीड का फाइबर इंटरनेट देने की योजना बनाई है। इसके लिए केंद्र सरकार से भी मंजूरी मिल गई है। ऐसे में अब देश के कोने कोने में और हर मौसम में हाई स्पीड इंटरनेट मिलेगा। ऑर्बिट कनेक्ट इंडिया को 3 अप्रूवल्स जारी की गई है जो सैटेलाइट के जरिए हाई स्पीड इंटरनेट सर्विस देना चाहती है। वहीं बेजोस की एमेजन, एलन मस्क की स्टारलिंक जैसी कई कंपनियां भारत में सैटेलाइट इंटरनेट सेवा प्रदान की मंजूरी के इंतजार में थे। रिपोर्ट के अनुसार 1 जून में भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण प्रदान किए गए थे, जिससे ऑर्बिट कनेक्ट को भारत के ऊपर सैटेलाइट का संचालन करने की अनुमति मिली। हालांकि कंपनी को संचालन शुरू करने से पहले देश के दूरसंचार विभाग से आगे की मंजूरी प्राप्त करनी होगी। अगली बड़ी खबर की तरफ। सेना को मिला पहला स्वदेशी आत्मघाती ड्रोन, दुश्मन के घर में घुसकर होगी एयर स्ट्राइक। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता दें कि इंडियन आर्मी को स्वदेशी आत्मघाती ड्रोन 1 का पहला बैच मिल गया है। इस बैच में 120 ड्रोन हैं। ये ड्रोन दुश्मन के बंकर, पोस्ट, हथियार डेपो को खत्म कर देगी। आत्मघाती ड्रोन को सेना लॉइटरिंग म्यूनिशन कहती है, यानी सामान्य भाषा में कहे तो सुसाइड ड्रोन्स। इसे बनाया इकोनॉमिक्स एक्सप्लोसिव लिमिटेड कंपनी और जेट मोशन ऑटोनॉम सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड ने। दोनों कंपनियां सोलर इंडस्ट्रीज की सबसाइड। सेना को कुल मिलाकर 450 नागास्त्र दिए जाएंगे। इसके परीक्षण चीन सीमा के पास लद्दाख की नुब्रा घाटी में किए जाएंगे, यानी भविष्य में सर्जिकल स्ट्राइक के लिए फाइटर जेट्स की जरूरत नहीं है। दोस्तों अगर आपको भी भारत की सेना पर पूरा विश्वास तो वीडियो लाइक और कमेंट और लिखिए जय हिंद जय भारत। रुकते अगली बड़ी खबर की तरफ। अजीत डोभाल NSA के पद पर बने रहेंगे। प्रधानमंत्री के प्रमुख सचिव PK मिश्रा का भी बढ़ा कार्यकाल। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता दें कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल को फिर से नियुक्ति मिल गई है। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रमुख सचिव PK मिश्रा को भी सेवा विस्तार मिल गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने इन दोनों पद पर सेवा विस्तार को मंजूरी दी है। अब अजीत डोभाल अगले 5 साल और सालों तक सुरक्षा सलाहकार के पद पर बने रहेंगे। उन्हें कैबिनेट रैंक के अफसर का दर्जा मिला हुआ है, जो पहले की तरह ही बरकरार रहेगा। अजीत डोभाल नई सरकार गठन के बाद अपनी पहली असाइनमेंट पर प्रधानमंत्री मोदी के साथ इटली गए हैं कि भी प्रधानमंत्री मोदी ने समीक्षा की। इस बैठक में भी अजीत डोभाल मौजूद थे। केंद्र सरकार की ओर से जारी नोटिफिकेशन में कहा गया है कि कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने अजीत डोभाल की नियुक्ति को मंजूरी दे दिया। वह 10 जून 2024 को नियुक्त हुए हैं। उनका कार्यकाल अगले आदेश तक या फिर प्रधानमंत्री के कार्यकाल तक बना रहेगा। अजीत डोभाल का मोदी सरकार के दौर से अच्छा रुतबा रहा है और उन्हें कैबिनेट की रैंक मिलती रही है। अजीत डोभाल IPS अधिकारी रहे हैं और खुफिया अफसर के तौर पर उनके नाम की खूब सराहना की जाती है। वो 2014 में ही प्रधानमंत्री के साथ राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के तौर पर जुड़े थे। भारत की सुरक्षा नीति पर अजीत डोभाल की छाप देखी जाती है। दोस्तों अगर आप ऐसा मानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत की रक्षा प्रणाली हो चुकी है मजबूत, तो वीडियो लाइक और कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। 2025 तक देश के हर जिले में 50 स्लीपर सेल तैयार करने की थी साजिश। NIA ने IS के 7 आतंकियों के खिलाफ दाखिल किया आरोप पत्र। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता दें कि आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट यानी कि IS के मॉड्यूल को ध्वस्त करने की दिशा में कदम उठाते हुए NIA ने IS के बेल्लोरी मॉड्यूल में शामिल 7 आतंकियों के खिलाफ गुरुवार को आरोप पत्र दाखिल किया है। स्लीपर सेल के तौर पर काम करने के लिए युवाओं को मुजाहिदीन के रूप में भर्ती करने और कट्टरपंथी बनाने का आरोप इन आतंकियों पर लगाया गया है। इन आतंकियों में से 6 ने सह आरोपित मोहम्मद सुलेमान उर्फ NIA ने कहा कि आतंकी 2025 तक भारत के प्रत्येक जिले में 50 स्लीपर सेल तैयार करने की IS की साजिश में शामिल थे। स्लीपर सेल के भारतीय सैनिकों, पुलिसकर्मियों और धार्मिक संगठनों के नेताओं पर गुरिल्ला हमले के लिए तैयार किया जा रहा था। आरोपित भारत सरकार के खिलाफ जिहाद छोड़कर भारत में खिलाफत प्रणाली स्थापित करने के लिए विस्फोटक बनाने में भी शामिल थे। रुकते अगली बड़ी खबर की तरफ। 22 जुलाई को शुरू होगा संसद का मानसून सत्र। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पेश कर सकती है बजट। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता दें कि
संसद के मानसून सत्र की डेट लगभग फाइनल हो गई है। सूत्रों का कहना है कि मोदी सरकार 3.0 का मानसून सत्र 22 जुलाई से 9 अगस्त तक होगा। मानसून सत्र के पहले दिन यानी 22 जुलाई को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण मोदी सरकार 3.0 का बजट पेश कर सकती हैं। हालांकि अभी सरकार की तरफ से बजट की तारीख को लेकर कोई आधिकारिक ऐलान नहीं हुआ। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 12 जून को लगातार तीसरी बार कार्यभार संभाला है। आने वाले समय में निर्मला सीतारमण एक नया रिकॉर्ड भी बनाने जा रही है। वे देश की पहली ऐसी वित्त मंत्री बन जाएंगी जो लगातार 7वां बजट और लगातार 6ठा पूर्ण बजट पेश करेंगे। अभी तक उन्होंने 5 पूर्ण बजट और 1 अंतरिम बजट पेश किया है। इससे पहले उन्होंने फरवरी में अंतरिम बजट पेश किया था। वित्त मंत्री का कहना था कि 2025-2026 का राजकोषीय घाटा 5.1% रहने का अनुमान है। तो अगर आप ऐसा मानते हैं प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत बनेगा जल्द दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी, तो वीडियो को कमेंट में लिखिए जय हिंद जय भारत। दिल्ली को अतिरिक्त जल देने से सुप्रीम कोर्ट में हिमाचल का साफ इनकार, अब सुप्रीम कोर्ट ने दी सलाह। जी हां दोस्तों, हम आपको बता दें कि दिल्ली में जल संकट अभी दूर होता नहीं दिख रहा है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को अपने पहले बयान से पलटते हुए कहा कि उसके पास दिल्ली को देने के लिए 136 क्यूएस के अतिरिक्त पानी नहीं है। पीवी पराली के बेंच ने कहा कि यमुना जल बंटवारा जटिल और संवेदनशील मुद्दा है। इस मुद्दे पर निर्णय लेने के लिए इस अदालत के पास कोई तकनीकी विशेषज्ञता नहीं है। बेहतर होगा कि इस मुद्दे पर हिमाचल प्रदेश सरकार की ओर से पेश हुए वकील ने सुप्रीम कोर्ट में राज्य के पास अतिरिक्त पानी होने के बारे में अधिकारी द्वारा दिए गए बयान को वापस लेने की अनुमति मांगी। उन्होंने कहा कि दिया गया बयान सही नहीं था। इस बेंच ने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि आपके अधिकारी ने जो बयान दिया था उसके परिणाम को नहीं समझते। रुको अगली बड़ी खबर की तरफ। हमसे अच्छा तो हमारा दुश्मन देश ही है, पाकिस्तान के संसद में छिड़ी भारत पर बहस। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता दें कि पाकिस्तान को वैसे तो हमेशा भारत को बुरा भला कहने की आदत है, लेकिन कई दफा उसी के सांसद हमारी तारीफ करते नहीं थकते। यही आलम जहां पाकिस्तान के एक सांसद भारत की खूब तारीफ करते दिखे, एक और जहां भारत के विपक्षी दल ईवीएम पर सवाल उठाते रहते हैं, तो वही दूसरी ओर पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में इसी की तारीफ हो रही है। पाकिस्तानी सांसद भारतीय चुनाव प्रक्रिया की भी खूब सराहना कर रहे। पाकिस्तान के विपक्ष के नेता शिबली फराज पाकिस्तान की चुनाव प्रणाली की पोल खोलते हुए भारत के चुनाव की तारीफ करते दिखे। दरअसल पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पार्टी पीटीआई के सांसद फराज बड़ी असेंबली में अपनी ही देश धज्जियां उड़ाते दिखे। शिबली फराज ने कहा कि भारत में इतना बड़ा चुनाव हुआ और धांधली की कोई शिकायत नहीं आई। सांसद ने कहा कि भारत में 1 महीने तक चुनाव चले और ईवीएम से कराए गए, यहाँ तक कि एक आदमी तक के लिए वहाँ मतदान केंद्र बना दिया जाता है, लेकिन पाकिस्तान की हालत खराब है। दोस्तों, अगर आपको भी प्रधानमंत्री मोदी पर पूरा भरोसा तो वीडियो को कमेंट में लिखिए जय हिंद जय भारत। भारत को गीदड़ भभकी देने वाला देश अब कंगाली के रास्ते पर, वर्ल्ड बैंक ने दी चेतावनी। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लक्षद्वीप यात्रा के बाद से भारत और मालदीव के रिश्तों में खटास आ गई थी। मालदीव के कुछ मंत्रियों ने प्रधानमंत्री मोदी को लेकर अपशब्द कहे और बात बिगड़ती चली गई। कई भारतीय कंपनियों ने मालदीव के बहिष्कार का भी फैसला लिया था। अब यही मालदीव घुटनों पर आता दिखाई दे रहा है। भारत के संबंध बिगड़ना इस मुल्क को बहुत भारी पड़ने जा रहा है। टूरिज्म पर निर्भर मालदीव की इकोनॉमी बहुत संकट में फंस गए। वर्ल्ड बैंक ने आशंका जताई कि मालदीव को आर्थिक मोर्चे पर बड़ा झटका लग सकता है। जेडवोस ने कहा कि टूरिज्म पर निर्भर इस देश को कोविड लॉकडाउन से तगड़ी चोट लगी थी। अब यह कर्ज और फाइनेंसिंग संकट में फंस सकता है। मालदीव दशकों से अपनी क्षमता से ज्यादा खर्च कर रहा है। मालदीव को फिलहाल 51.2 करोड़ डॉलर और 2026 में 1.07 अरब डॉलर सालाना कर्ज की जरूरत पड़ेगी। इससे पहले 8 मई को वर्ल्ड बैंक की ओर से एक रिपोर्ट जारी की गई थी। इसमें कहा गया था कि देश के पर्यटन और अन्य प्रमुख उद्योगों में मंदी आ रही है। इससे मालदीव की झटका लग रहा है। मालदीव की इकोनॉमी के इस साल 4.7% की रफ्तार से ही आगे बढ़ने की आशंका जताई गई है। दोस्तों, अगर आप ऐसा मानते कि भारत से पंगा लेना मालदीव को पड़ चुका है भारी, तो वीडियो जलाकर कमेंट अपनी राय जरूर बताइए। अगली बड़ी खबर की तरफ। कुवैत अग्निकांड पर प्रधानमंत्री मोदी ने की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता। मृतक परिवारों के लिए 2 लाख के मुआवजे का क्या ऐलान। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को अपने आवास पर कुवैत अग्निकांड पर एक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। इस घटना में कई भारतीय नागरिकों की मौत हो गई है और कई घायल हो गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राहत कोष से मृतक भारतीय नागरिकों के परिवार को 2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने का ऐलान किया है। प्रधानमंत्री ने इस घटना पर गहरा दुख जताया और मृतकों के परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की। उन्होंने घायल के जल्द
से जल्द स्वास्थ्य होने की कामना की। समीक्षा बैठक में विदेश मंत्री एस जयशंकर, विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह, प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव प्रमोद कुमार मिश्रा, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, विदेश सचिव विनय कवात्रा और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे। कुवैत स्थित भारतीय दूतावास ने एक्स पर पोस्ट किए गए एक पोस्ट को शेयर करते हुए प्रधानमंत्री ने लिखा था। कुवैत स्थित भारतीय दूतावास से एक्स पर पोस्ट किए गए एक पोस्ट को शेयर करते हुए प्रधानमंत्री ने लिखा था, कुवैत शहर में आग लगने की दुर्घटना दुखद है। मेरी संवेदनाएं उन सभी लोगों के साथ है जिन्होंने अपने प्रियजनों को खो दिया। मैं प्रार्थना करता हूं कि घायल लोग जल्द से जल्द ठीक हो जाए। कुवैत स्थित भारतीय दूतावास स्थिति की बारीकी से निगरानी कर रहा है और प्रभावितों की सहायता के लिए वहां के अधिकारियों के साथ मिलकर काम कर रहा है। रुकते अगली बड़ी खबर की तरफ। पानी की किल्लत के बवाल के बीच बीजेपी की मांग, केजरीवाल सरकार के खिलाफ हो सख्त कार्रवाई। जी हां दोस्तों, हम आपको बता दें कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में पानी संकट को लेकर सियासत अपने चरम पर है। बीजेपी का आरोप है कि केजरीवाल सरकार की लापरवाही की वजह से दिल्ली के लोग पानी की एक एक बूंद के लिए तरस रहे। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर दिल्ली सरकार से कई तीखे सवाल करते हुए हल्फनामा दाखिल करने के लिए कहा। इस बीच दिल्ली में पानी संकट को लेकर बीजेपी आम आदमी पार्टी पर हमलावर है। दिल्ली अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा और मनजिंदर सिंह सिरसा ने इसे लेकर केजरीवाल सरकार के सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया। वीरेंद्र सचदेवा ने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि हम पहले दिन से ही कह रहे हैं कि दिल्ली में पानी के संकट का जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि केजरीवाल सरकार और उनके विधायक हैं। आम आदमी पार्टी के विधायक के संरक्षण में लगातार टैंकर माफिया सक्रिय है, जिनकी वजह से दिल्ली में पानी का संकट बरकरार है। अपनी जेब भरने के लिए यह दिल्ली वालों को प्यासा मार रहे हैं। इन लोगों को दिल्ली की जनता के हितों में। बीजेपी नेता ने आगे कहा कि मैं लगातार यह कहता हुआ आ रहा हूं कि दिल्ली के विधायक पानी की चोरी और व्यापार करते हैं और ऐसा करने के लिए यह लोग दिल्ली वालों को प्यासा मारने को तैयार है। दिल्ली को प्यासा मारने की साजिश किसी और ने नहीं बल्कि आम आदमी पार्टी ने रची है। आम आदमी पार्टी के विधायक टैंकर माफिया कार्यों को संचालित करते हैं। दिल्ली की जनता मरे तो मरे, लेकिन इन लोगों का कोई लेना देना नहीं है। इससे जुड़े कई साक्ष्य प्रस्तुत किए जिससे प्रमाणित होता है कि सब कुछ दिल्ली सरकार के संरक्षण में हो रहा है। तो अगर आप ऐसा मानते हैं कि दिल्ली सरकार के खिलाफ होनी चाहिए सख्त कार्रवाई, तो वीडियो ही जलाकर कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। सत्ता में फिर वापसी के साथ चीन पर मोदी सरकार का कड़ा प्रहार, तिब्बत के 30 इलाकों के बदले जाएंगे नाम। जी हां दोस्तों, हम आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फिर से सत्ता में लौटने के बाद अपने कड़े तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। मोदी सरकार ने चीन को सबक सिखाने के लिए पूरी योजना बना ली है। खबर है कि भारत चीन के तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र में 2 दर्जन से अधिक स्थानों का नाम बदलने की योजना बना रहा है। जाहिर सी बात है, चीन ने अरुणाचल के कुछ इलाकों के नाम बदल दिए हैं। उसी के जवाब में भारत यह कार्रवाई करने जा रहा है। नामों को लेकर तिब्बत के स्थानीय लोगों की राय ली गई है। साथ ही और इस व्यापक ऐतिहासिक शोध भी किया है। लिए नाम की लिस्ट जल्दी मीडिया में सार्वजनिक की जाएगी। वहीं नामों को लेकर चीन की तरफ से विरोध। हाल ही के दिनों में भारतीय सेना के शीर्ष अधिकारियों ने विवादित सीमा क्षेत्रों का दौरा किया था। वहीं चीन अरुणाचल को जंगनान बताता है। हालांकि चीन के सभी तरह के दावों को भारत लगातार खारिज करते आया है। दोस्तों, अगर आप ऐसा मानते हैं कि सत्ता में वापसी के साथ ड्रैगन को मोदी सरकार दे रही है कड़ा जवाब, तो वीडियो ही जलाकर कमेंट अपनी राय जरूर बताइए। भारतीय नौसेना का स्वदेशी स्टील्थ फ्रिगेट आईएनएस शिवालिक पहुंचा जापान, समुद्री अभ्यास में लेगा भाग। जी हां दोस्तों, हम आपको बता दें कि भारतीय नौसेना का स्वदेशी स्टील्थ फ्रिगेट आईएनएस शिवालिक द्वीपक्षीय जापान भारत समुद्री अभ्यास के 8वें संस्करण में भाग लेने के लिए जापान के योकोसुका पहुंच गया है। नौसेना के एक प्रवक्ता ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में जापान भारत समुद्री अभ्यास JAMAX 24 एक दूसरे की सर्वोत्तम प्रथाओं से सीखने का अवसर प्रदान करने के साथ आपसी सहयोग को बढ़ावा देने का काम करता है। इसके साथ ही हिंद प्रशांत में समुद्री सुरक्षा के प्रति अपनी साझा प्रतिबद्धता की पुष्टि करने के लिए भारतीय नौसेना और जापान समुद्री आत्मरक्षा बल के बीच परिचालन संबंधी सुविधाएं प्रदान करता है। 100 दिनों की सरकार के एजेंडे पर सरकार का फोकस। आयुष्मान योजना को लेकर जेपी नड्डा ने की अधिकारियों के साथ बैठक। जी हां दोस्तों, हम आपको बता दें कि मंत्रालय के बंटवारे के अगले ही दिन मंगलवार को मोदी 3.0 के मंत्री मोर्चे पर जुट गए हैं। भाजपा सहयोगी दलों के अधिकांश मंत्रियों ने अपने अपने मंत्रालय का कार्यभार संभाल लिया है। सरकार ने 70 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को आयुष्मान भारत का लाभ देने को अपने 100 दिन के एजेंडे में प्रमुखता से रखा है। स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने अधिकारियों को इस एजेंडे पर फोकस करने को भी कहा है। वहीं अमित शाह, एस जयशंकर, अश्विनी वैष्णव, ज्योतिरादित्य सिंधिया समेत
ज्यादातर मंत्रियों ने अपना कार्यभार संभालते ही मोदी सरकार की 10 वर्षों की नीतियों की निरंतरता बनाए रखने की प्रतिबद्धता जताई। राजनाथ सिंह, निर्मला सीतारमण, धर्मेंद्र प्रधान, नितिन गडकरी जैसे कुछ मंत्री बुधवार या गुरुवार को कार्यभार संभालेंगे। 5 वर्ष बाद स्वास्थ्य मंत्रालय पहुंचे जेपी नड्डा ने कार्यभार संभालने के बाद सभी वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक कर आयुष्मान भारत, राष्ट्रीय टीकाकरण अभियान जैसी मोदी सरकार की प्राथमिकता वाले योजनाओं की समीक्षा की। मोदी 3.0 सरकार के 100 दिवसीय एजेंडे की प्रमुख प्राथमिकताओं में नियमित टीकाकरण को डिजिटल बनाने के लिए यू-विन पोर्टल को पूरे देश में लागू करना भी शामिल है। इसी तरह अश्विनी वैष्णव ने रेल और सूचना एवं प्रसारण दोनों मंत्रालय का कार्यभार संभाल लिया है। दोस्तों, अगर आप ऐसा मानते हैं प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में 100 दिन के एजेंडे में देशवासियों के हित में जुड़े हैं कई विकास कार्य तो वीडियो लाइक और कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए।